अब देखो, अब हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट हो चुका है, वेरिएबल एंड नेमिंग्स। तो अब हम इस पे वेरिएबल उनके नाम कैसे देते हैं सब समझेंगे। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे समझने वाले हैं कि वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं। एक्चुअल में वेरिएबल्स आइडेंटिफायर्स को ही बोलते हैं, लेकिन कुछ अलग मीनिंग के साथ बोलते हैं, तो वो हम अब समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम पहले डेफिनेशन पढ़ ले। पाइथन में वेरिएबल एक तरह के लेबल टेक्स्ट है जो डाटा को स्टोर करते हैं। मतलब डाटा को स्टोर करने वाली चीज़ों को हम वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन डाटा को स्टोर करने वाला जो वेरिएबल होता है उसको हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे बोलते हैं। आइडेंटिफायर के अंदर ही डाटा स्टोर होता है और उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल मेमोरी में वैल्यू का एड्रेस रखता है। पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग होता है। वेरिएबल की टाइप चेंज हो सकती है रन टाइम में। मतलब वेरिएबल्स जो है उनकी हम जो टाइप होता है वो चेंज कर सकते हैं रन टाइम में। कोड रन टाइम में टाइप चेंज कर सकते हैं। उसके साथ में उसका एक मेमोरी एड्रेस होता है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाइथन में हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी वेरिएबल कोई भी डाटा हम देते हैं सेव करते हैं तो उसका एक मेमोरी एड्रेस बनता है। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा वेरिएबल में सबसे पहला टॉपिक है असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट में हमारा है वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। मतलब वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करना मतलब कुछ डाटा सेव करना, उसको हम असाइनमेंट वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो x इक्वल टू हमने 10 लिखा है, इसका मतलब सीधा सीधा सिंपल है कि ये x तो है आइडेंटिफायर। ठीक है, इक्वल टू 10 हमने रखा तो ये पूरा बन चुका है वेरिएबल। ठीक है, अब ये हमारा वेरिएबल है। अब यहाँ पर भी नेम इज इक्वल टू आइडेंटिफायर है। अब इसमें हमने वैल्यू दी तो ये बन चुका है वेरिएबल। ठीक है, सेम एफ इक्वल टू 3.14 फ्लोट में इसका डाटा है तो ये भी हो वेरिएबल है। ये है आइडेंटिफायर और इसको हमने वैल्यू असाइन करी। इसको हमने वैल्यू असाइन करी 3.14, तो अब ये वेरिएबल बन चुका है। ठीक है, अब आगे समझो। ये जो साइन है बीच का, हम इसको ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। मतलब किसी को कोई वैल्यू देना, असाइन करना, वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। फिर हम चलते हैं आगे, लेफ्ट साइड वेरिएबल। ये जो हमारा पार्ट है ये वेरिएबल है, मतलब ये वेरिएबल का नाम है। और राइट साइड है वेरिएबल की वैल्यू वैल्यू। अब हम इसको कैसे समझेंगे, देखो मेरी बात सुनो। यहाँ आते हैं हम। अब जैसे हमने x इक्वल टू 10 दिया। अब हमने अभी शुरू से पढ़ा है कि ये जो पार्ट है हमारा x, ये आइडेंटिफायर है। मतलब इससे हम पता चलाएंगे कि x की वैल्यू का, हम इसको देख के पता कर सकते हैं कि x की वैल्यू ये थी, तो ये एक हमारा आइडेंटिफायर है। हमको कुछ आइडेंटिफायर करने में मदद कर रहा है, तो ये हमारा आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है, अब ये जो पार्ट है, जो वैल्यू है, ये है वैल्यू। ठीक है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। मतलब किसी को कोई वैल्यू असाइन कर रहा है, उसके बराबर रख रहा है, तो ये ऑपरेटर है। इसको हम ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, समझ जाना। अब एक्स इक्वल टू हमने, ये तो हमारा आइडेंटिफायर है, फिर हम उसको वेरिएबल वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं। ये आइडेंटिफायर कब तक है, जब तक ये सिंगल है। मतलब सिर्फ एक्स अगर लिखा हुआ है तो ये आइडेंटिफायर है। ठीक है, अब हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी 10, तो अब ये जो पूरा पार्ट है ये बन चुका है वेरिएबल। मतलब हम इस पूरे पार्ट को वेरिएबल बोलते हैं। आ गई बात समझ में। वेरिएबल आइडेंटिफायर में डिफरेंस, जब तक एक्स के साथ में कोई वैल्यू नहीं है, एक्स इक्वल टू एक्स है, तब तक आइडेंटिफायर है। अगर इसको हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी तो ये वेरिएबल बन चुका है। ठीक है, देखो वेरिएबल और आइडेंटिफायर में यही डिफरेंस था जो समझने लायक था, बाकी और कुछ भी नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है मल्टीपल असाइनमेंट। मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 5। ये हमारा एग्जाम्पल है, तो हम इसको यहाँ देखेंगे। अब देखो सीधा सीधा समझ में आ रहा है अपने को कि यहाँ पे जो हुआ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 5, मतलब ए के बराबर बी है, बी के बराबर सी और सी के बराबर 5 है। मतलब तीनों की वैल्यू सेम है। तीनों मतलब अगर ए इक्वल टू भी 5 है, बी इक्वल टू भी 5 और सी इक्वल टू भी 5 है। ये समझ में आ रहा है आपको, नॉर्मल सी मैथ से है तो। ठीक है, तो इसमें सभी को 5 असाइन होगा। अब हम देखो एक ट्रायल कर लेते हैं। देखो हमने सिर्फ प्रिंट ए लिखा तो भी 5 असाइन हुआ।
हमने प्रिंट ए बी सी करा, तीनों को मतलब वैल्यू 5 असाइन हो चुकी है। अब हम इसको डिफरेंट टाइप से भी लिख सकते हैं, देखो और समझाता हूँ मैं। तो भी 5 आया, मतलब समझ में आ गया ना कि सभी को हम एक साथ अगर वैल्यू दे रहे हैं, मतलब दो तीन आइडेंटिफायर को एक साथ वैल्यू दे रहे हैं, तो मल्टीपल असाइनमेंट होगा। ठीक है, सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा आपको। देखो ये तब यूजफुल है जब एक एक ही वैल्यू को कई वेरिएबल्स, मतलब एक ही वैल्यू को हमको बहुत सारे को बांटना है, तीनों को एक सेम चीज देनी है, तो तब हम ये चीज यूज करते हैं, हम तीनों के नाम लिखेंगे और इक्वल टू जो भी है वो कर देंगे, मतलब सबके बराबर कर देंगे उसको। अब मल्टीपल वेरिएबल डिफरेंट वैल्यूज, अब एक डिफरेंट वैल्यू का भी एग्जांपल देख लो आप। जैसे अभी हमने तीन तीन चीज़ों को सेम वैल्यू दी थी, अब हम तीनों को अलग अलग वैल्यू देंगे एक साथ। जैसे हमने एक्स ले लिया, वाई ले लिया और जेड ले लिया। ठीक है, अब इसके बराबर हम रखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड को हमने 10 20 30 वैल्यू दे दी है। अब हम इसको करते हैं, रुको प्रिंट करके देखते हैं। तीनों वैल्यू प्रिंट हुई। देखो अब यहाँ पे हमने एक साथ सभी को वैल्यू दे दिया। अब x की वैल्यू यहाँ पे 10 है, y की वैल्यू 20 और z की वैल्यू 30 है। ये तो समझ में आई गया आपको। तो एक्स वाई जेड अगर हम एक्स वाई को प्रिंट करेंगे, जो x की वैल्यू है वो ये है और y की वैल्यू 20 है, तो यही प्रिंट हुई है। जो z की वैल्यू थी वो प्रिंट नहीं हुई, और एक्स वाई जेड करेंगे तीनों एक साथ मतलब मल्टीपल वेरिएबल डिफरेंट वैल्यू, मतलब वेरिएबल यहाँ पे मल्टीपल है और इनकी वैल्यू डिफरेंट है। आगे बढ़े। अब स्वैपिंग वेरिएबल आ गया हमारा। स्वैपिंग वेरिएबल का एग्जांपल समझो। स्वैपिंग वेरिएबल नाम से लग रहा है अल्टा पल्टी करना, सिर्फ इससे कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब हमने यहाँ पे एक को दे दिया इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। बी इक्वल टू हमने दे दिया 10। तो अब हमारे पास में दो आइडेंटिफायर है, इन दोनों की वैल्यू असाइन कर दी, मतलब अब हमारे पास में दो वेरिएबल है। अब दो वेरिएबल हम इसको अल्टा पल्टा करके कैसे लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब क्या ये सही है, ए बी बराबर है बी ए के। हमने डिफाइन करा है ये कि ए बी बराबर है बी ए के, मतलब ये हमने स्वैप कर दिया। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। है ना, एक ही। देखो आप समझना बात को, हमने प्रिंट करा ए और बी, और यहाँ पे प्रिंट हुआ बी और ए। ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ बीच में इसको स्वैप कर दिया था। स्वैपिंग का मतलब तो समझ में आ गया। स्वैपिंग वेरिएबल का मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले ए बी की वैल्यू दी और फिर ए बी को बराबर रख दिया बी ए के, मतलब वैल्यू को एक्सचेंज कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे सेम ही चीज़ रख देंगे, देखो अब हम इसको रन करेंगे तो वैल्यू वापस से चेंज हो गई। मतलब यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हुई है, लेकिन फिर भी रूल तो वही काम करेंगे उनके। और यहाँ पे हमने इसको कर दिया स्वैप। तो ये स्वैपिंग वेरिएबल का मतलब होता है। अब देखो ठीक है, आ गया ना समझ में। अब हम चलते हैं आगे, कांस्टेंट कन्वेंशन।
अब कांस्टेंट कन्वेंशन, कांस्टेंट का मतलब तो आप सभी को पता ही है। कांस्टेंट मतलब कोई ऐसी चीज जिसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो फिक्स्ड है, तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन पाइथन में कुछ भी चीज फिक्स्ड नहीं होती है, मतलब पाइथन में कांस्टेंट ट्रू है ही नहीं। लेकिन अगर हमें ट्रू करना है तो वो कैसे करेंगे, हम पाइथन में कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, अब हम वो देखेंगे कुल मिला के। कांस्टेंट कन्वेंशन का मतलब यही है। अब देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, पाइथन में ट्रू कांस्टेंट नहीं होते हैं। पाइथन में ट्रू कांस्टेंट नहीं होते, मतलब कांस्टेंट जैसी कोई चीज़ ही नहीं। पाइथन नहीं रोकता है आप कांस्टेंट को चेंज करो मत करो, कांस्टेंट है तो है, नहीं है तो नहीं है, आप चाहो तो चेंज कर दो, कांस्टेंट का ये रूल है। अब कन्वेंशन कांस्टेंट का, कन्वेंशन कांस्टेंट, अब मतलब कांस्टेंट तो है नहीं, तो हम पाइथन में कन्वेंशन कांस्टेंट यूज़ करते हैं कि मतलब जैसे मान लो कि हाँ ये कांस्टेंट है, समझना बात को। अब कन्वेंशन कांस्टेंट को लिखने की सबसे, मतलब क्या तरीका है उसका, जो रूल है वो है कि हम कन्वेंशन कांस्टेंट को अपर केस में लिखते हैं, मतलब जो उसका आइडेंटिफायर होता है उसको हम अपर केस में लिखते हैं। अब ये एग्जांपल्स हमारे पाई इक्वल टू 3.14, ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8, मतलब ग्रेविटी फिक्स है, कांस्टेंट है, तो हम उसको कैपिटल लेटर में उसका आइडेंटिफायर को लिखेंगे। ये हमने यहाँ कैपिटल में लिखा, मतलब ये फिक्स्ड है। अब पाई इक्वल टू हमने लिखा 3.14, अब मैं बोल रहा हूँ फिक्स नहीं भी है, कांस्टेंट नहीं भी होते, चेंज भी कर सकते हो, तो फिर फिक्स्ड कैसे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा पाई इक्वल टू, अब ये वैल्यू दे दी, ठीक है। अब ये मैंने करा प्रिंट पाई, 3.14 वैल्यू आई। अब ये कांस्टेंट है तो इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ ना, लेकिन मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे बदल देता हूँ, चेंज हो गई। अब यहाँ पे पाइथन कोई रूल नहीं बनाता कि आप कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते या कांस्टेंट हमेशा सेम डिजिट में रहेगा। यहाँ पे ये रूल ये है कि ये डिसिप्लिन है। कोडर्स के बीच की बात है कि हमने अगर कैपिटल लेटर में कोई चीज़ लिखी है, ये मतलब मैं लिख रहा हूँ, मुझे पता है पाई की वैल्यू जो वो मैंने फिक्स कर दी। अब जैसे कोई दूसरा आके इसमें कोई चेंजेस करता है, तो वो जब देखेगा ना कि यहाँ पे कैपिटल लेटर में कुछ लिखा हुआ आइडेंटिफायर, तो उसको पता चल जाएगा ये कांस्टेंट है और ये हर जगह सेम ही यूज़ होना है, तो इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, मतलब वो कांस्टेंट है। कैपिटल लेटर कैपिटल से लिखने की वजह से उसको हमने कांस्टेंट बना दिया, मतलब रूल है, ये सभी को पता है, पाइथन जिस लेसन सीखी उसको पता है कि अगर कोई चीज़ कैपिटल लेटर में लिखी है तो उसको नहीं छेड़ना है, वो कांस्टेंट है। और बाकी आप चेंज कर सकते हो, पाइथन नहीं रोकता उसको चेंज करने से। लेकिन ये रूल है कि हम कांस्टेंट को कभी चेंज ना करें, उससे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो और भी कहीं पे यूज़ हुआ होगा कोड में, और अगर आप डायरेक्टली उसे चेंज कर दोगे तो उससे सारी डिजिट्स गड़बड़ा जाएगी। तो कांस्टेंट कन्वेंशन कांस्टेंट का यही मतलब, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता, पाइथन में कांस्टेंट नहीं होता है, कन्वेंशन कांस्टेंट होता है। और कन्वेंशन कांस्टेंट सिर्फ दो लोगों के बीच की आपस की सहमति कि मैंने अगर इसको कैपिटल में आइडेंटिफायर लिखा है इसका, तो ये कांस्टेंट है, तू भी इसे कांस्टेंट मान। आ गई बात समझ में। फिर से एक बार और हम देखो समझते हैं। पाइथन में ट्रू कांस्टेंट नहीं होता, मतलब पाइथन खुद नहीं बोलता कि कांस्टेंट है, लेकिन अगर हमें उसको कांस्टेंट बनाना है तो हम उसका पहले तो आइडेंटिफायर को कैपिटल में लिखेंगे, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा ताकि दूसरे को भी पता चले। अब मैंने आपको बताया कि ये भाई कांस्टेंट है, तो वो मैं आपको बोल के थोड़ी बताऊंगा कि ये कांस्टेंट है। मैंने वहाँ पे कैपिटल में लिख दिया कि पी और आई को हमने आइडेंटिफायर को कैपिटल में लिख दिया, मतलब वो कांस्टेंट है, मतलब उसके वेरिएबल को हमने कैपिटल में डाला है, तो मतलब वो कांस्टेंट है। मानना पड़ेगा, जबरदस्ती का काम है कि आपको मानना ही पड़ेगा वो कांस्टेंट है, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि पाइथन में कांस्टेंट क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब देखो आगे समझते और तो आपको समझ में भी आ जाएगा। इसका मतलब पाइथन फोर्स नहीं करता, लेकिन कोडर समझ जाते हैं कि चेंज नहीं करना चाहिए। आ गई ना बात समझ में। मतलब पाइथन आपको फोर्स नहीं करेगा कि इसको कांस्टेंट ही रखो, आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझने वाली बात है, ये सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर कहीं भी आप कैपिटल में पाइथन में कोई चीज़ लिखी हुई है और आप कैपिटल में देख रहे हो, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। अब हम लोकल स्कोप समझेंगे। देखो अभी तक हमने दो से मतलब 4 पॉइंट पढ़े वेरिएबल्स में। अगर इनमें से कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे बता सकते हो, जो ये वीडियो देख रहा है। बिल्कुल, आपको अगर कोई डाउट आ रहा है, आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछिए, वैसे मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एक ही चीज़ को हम डीपली समझ रहे हैं। अगर फिर भी कोई इशू आए तो आप ज़रूर मुझे बताएं। आगे हम बढ़ते हैं स्कोप्स की तरफ। अब सबसे पहले वेरिएबल विजिबिलिटी। स्कोप का मतलब ही समझ गए कि वेरिएबल को देखने का नजरिया, है ना। वेरिएबल विजिबिलिटी के हम उसको कैसे देख रहे हैं, मतलब वेरिएबल हम देखें या नहीं देखें, लेकिन वेरिएबल उसको खुद कैसे देख रहा है ना, कहाँ तक वो देख पा रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब पहले हम इसको पढ़ लेते हैं।
लोकल स्कोप वेरिएबल फंक्शन ब्लॉक के अंदर डिफाइन केवल वही विजिबल, मतलब फंक्शन ब्लॉक के अंदर जो डिफाइन कर रहे हैं हम लोग सिर्फ वही फंक्शन को विजिबल होगा, वही वेरिएबल फंक्शन को विजिबल होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। बाहर जो फंक्शन से या वेरिएबल से वो उसको पता नहीं चलेंगे। अब हम देखो ये एग्जांपल है इसका, अब इनको हटा देते हैं। देखो यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन करा, डिफाइन फंक्शन। अब ये फंक्शन ऐसा एफ यू सी लिख दिया, मतलब वो ये फिक्स्ड नहीं है, ये जो यहाँ की वैल्यू है ये कोई फिक्स नहीं है। और लेकिन डी ई एफ जो है वो फिक्स्ड है, मतलब हम एक फंक्शन डिफाइन करने वाले तो हम पहले लिखेंगे डी ई एफ, ये शॉर्ट फॉर्म है, एक कीवर्ड है। डी ई एफ लिखा मतलब हम एक फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं, और फंक्शन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। हमने मान लो कॉन्स्टेंट दे दिया, ठीक है, कॉन्स्टेंट दे दिया। यहाँ पे फंक्शन जब भी डिफाइन करो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ब्रैकेट लगाने के बाद में आपको डबल डॉट, ये यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि डिफाइन कर रहे हैं हम लोग एक फंक्शन को। अब फंक्शन जो डिफाइन करा उस फंक्शन का नाम दिया हमने कांस्टेंट, कांस्टेंट। और अब फंक्शन के अंदर अभी हम कोई वैल्यू नहीं डाल रहे, हमने सिर्फ फंक्शन का नाम डिफाइन किया है। यहाँ पे इनपुट है, ब्लैंक छोड़ दिया, और ये होता है इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम कोई वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, और अगर हम चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी हमने डिफाइन किया है कांस्टेंट नाम का फंक्शन को, उसकी जो वैल्यू है वो इनपुट हमने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा है, और पीछे लगाया हमने कॉलन, ये जो डबल डॉट होता है इसको हम कॉलन बोलते हैं। मतलब अब जो इस फंक्शन को एंड करने के बाद में अब जो आएगा इस फंक्शन के अंदर आएगा। अब नीचे हम जो भी लिखेंगे वो इस फंक्शन के अंदर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस फंक्शन के अंदर a इक्वल टू 10 और लिख रहे हैं प्रिंट a, और अब हमने यहाँ फंक्शन को कॉल दिया कॉल। देखो अब ये यहाँ तक समझो, पहले इसको रन करके बताता हूँ आपको। कोड चल रहा है, ठीक है, कोड अभी हमारा यहाँ तक सही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ इसने वर्क नहीं किया, क्योंकि हमने एक फंक्शन बनाया। और फंक्शन बनाने के बाद हम उस फंक्शन को यूज करने के लिए फंक्शन को कॉल करते हैं। अब फंक्शन को कॉल करने का तरीका है ये, मतलब ये ऐसे है। अब हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, हमने डिफाइन करा एक फंक्शन को, इसका नाम दिया हमने कांस्टेंट, उसमें पैरेंथेसिस हमने ब्लैंक छोड़ा, मतलब जो इनपुट डाटा था वो हमने ब्लैंक छोड़ा, फिर कॉलन लगाया। फंक्शन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब फंक्शन के अंदर, अब यहाँ पे ये कॉलन लगाने के बाद में फंक्शन के अंदर अब जो भी चीज आएगी फंक्शन के अंदर आएगी। ए इक्वल टू 10 दिया हमने, प्रिंट करा ए को। अब प्रिंट करा ए को, नॉर्मली प्रिंट ए हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोड हमारे यहाँ तक सही था, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल लिखा हुआ है। अब हमको प्रिंट ए, मतलब जो हमने फंक्शन को काम करने के लिए दिया है वो काम करवाने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो हम लिखते हैं फंक्शन का नाम, स्पेलिंग गलत हो गई है ऊपर, ठीक है, स्पेलिंग सही है ना। जो फंक्शन का हमारा नाम लिखते हैं और वही हमारा जो ब्लैंक डाटा हमने इनपुट दिया, मतलब टोटल जो फंक्शन का नाम है एक्चुअल में हम फंक्शन का नाम लिख देते हैं जो भी हमने दिया है, और सीधा इसको करते हैं रन। तो ये हमारा कोड में जो प्रिंट करने का हमने बोला था वो उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये लोकल स्कोप है। लोकल स्कोप ऐसा है कि हम इसको फंक्शन के अंदर चला रहे हैं, तो ये लोकल स्कोप बोलते हैं इसको, है ना। चलो अब आगे बढ़ के देखते हैं। और देखो इसका डेफिनेशन जो है एक बार और आप समझ लीजिए। लोकल स्कोप वेरिएबल फंक्शन ब्लॉक के अंदर डिफाइन केवल वही विजिबल, ये वेरिएबल है, ये इस फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है, और ये इसी को विजिबल कर सकता है, इसी को देख सकता है, तो वो एक लोकल स्कोप होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम ग्लोबल स्कोप पे। अब ग्लोबल स्कोप देखो, लोकल स्कोप का मतलब तो समझ में आ गया, जिसकी एक बाउंड्री सेट हो गई हो, है ना, वो लोकल स्कोप। और ग्लोबल स्कोप वो जिसको कोई भी देख सकता हो। ग्लोबल मतलब ग्लोबली, आप ग्लोबल से समझ रहे हो, ग्लोबली मतलब उसको कोई भी देख सकता, कोई भी एक्सेस कर सकता, वो होता है ग्लोबल फंक्शन। अब हम उसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो उसको ध्यान से देखना जरा। देखो इसको पहले पढ़ लेते हैं। फंक्शन ब्लॉक के बाहर डिफाइन पूरे मॉड्यूल में विजिबल, मतलब अब कोई ब्लॉक नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, अब जो भी फंक्शन है वो बाहर है ब्लॉक के। अब यहाँ पे हमने एक ब्लॉक बना दिया, मतलब कुल मिला के एक फंक्शन क्रिएट करके उसके अंदर ब्लॉक बना, उसके अंदर वेरिएबल डाला, तो उसकी बाउंड्रीज सेट हो गई है। लेकिन ग्लोबल फंक्शन में बाउंड्रीज सेट नहीं रहेगी, उसको कोई भी देख सकता, कोई भी ब्लॉक पढ़ सकता, कोई भी फंक्शन पढ़ सकता, उसको उसका काम ऐसा रहेगा। लेकिन फंक्शन को पढ़वाने के लिए भी बताना पड़ता है भाई तुझे ये पढ़ना है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये इसका एग्जाम्पल है, पहले तो हम इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। अब देखो पहले तो ये कमेंट्स हटाओ। अब देखो हमने x इक्वल टू 100 दिया, आइडेंटिफायर को हमने वैल्यू दी, और इसको एक वेरिएबल बना दिया। अब वेरिएबल बनाने के बाद में
हमको पता है कि x इक्वल टू अब 100 हो चुका है, लेकिन अब जो हमने ये लिखा है ये जो है ना ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको हर कोई रीड कर सकता है, कहीं पे भी रीड कर सकता है। आई बात समझ में? अब देखो समझो चीज को, रीड हर कोई कर सकता है, हाँ, इसमें चेंजेस नहीं कर सकता, सिर्फ रीड कर सकता है। ग्लोबल फंक्शन को कोई भी फंक्शन कोई भी ब्लॉक सिर्फ रीड कर सकता है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, ये बात समझिए। अब देखो हमने यहाँ पे एक फंक्शन को फिर से डिफाइन किया है। देखो ये इसको हम डायरेक्टली, आपको पता है अगर यहाँ यहाँ पे मैं प्रिंट लिख के अगर एक्स करूंगा तो वैल्यू बता देगा मुझे, प्रिंट कर देगा, मतलब ग्लोबली उसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा और मुझे रीड करवा देगा वो। जैसे आपने पहले भी देखा होगा, इसको हम पहले हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रिंट, ठीक, ये प्रिंट एक्स किया मैंने, ग्लोबली एक्सेस हुआ। अब देखो, अब मैंने एक फंक्शन बनाया, अब ये क्या फंक्शन के अंदर भी मैं इसको देख सकता हूँ, तो डिफाइन किया हमने एक फंक्शन शो नाम का, ये नाम है, हाँ, इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना। अगर हम एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो पहले हम डिफाइन लिखते हैं कि हम डिफाइन कर रहे हैं, फिर फंक्शन का नाम देते हो, और नाम को आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने शो लिखा है क्योंकि मुझे वैल्यू देखना है, सिर्फ देखना है, तो मैंने उसका नाम शो दे दिया। आप इसका नाम कुछ भी फलाना ढिमकाना रख सकते हो, है ना, फिक्स्ड है ये। हमने कोलन लगाया और फंक्शन को बताया कि अब जो चीज़ें आएगी फंक्शन के अंदर आएगी। मतलब पहले हमने एक ग्लोबल वेरिएबल दिया, फिर एक फंक्शन को डिफाइन किया, फिर हमने फंक्शन को डिफाइन किया और फिर हमने कोलन लगा के इस फंक्शन को क्लोज किया कि अब जो चीज़ आएगी वो इस फंक्शन के अंदर आएगी, वो ग्लोबली एक्सेस नहीं है। मतलब एक लोकल स्कोप बनाने वाले हैं हम, लेकिन लोकल स्कोप का हम वेरिएबल नहीं देंगे। पहले हमने जो लोकल स्कोप चेक किया था हमने उसमें वेरिएबल दिया था और फिर वैल्यू उसको रीड किया था, वैल्यू निकाली थी ना उसकी, तो उसको हमने रीड किया था। हम इसको कोई भी वेरिएबल कोई भी वैल्यू नहीं देंगे। अब सिर्फ हमने एक फंक्शन डिफाइन किया शो, हम उसमें कर रहे हैं प्रिंट एक्स। अब प्रिंट एक्स क्यों कर रहे हैं हम? एक्स तो ग्लोबल है, अब लोकल स्कोप उसको कैसे देख पाएगा, यही तो हमारा सवाल है। चलो आगे बढ़ाओ। अब देखो यहाँ तक पहले एक बार और रिपीट करते हैं, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया, इसमें बिना वेरिएबल दिया हम डायरेक्ट ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सिर्फ रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने फंक्शन बना दिया अब इतना। अब हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, जैसे हमने पहले कंटेंट वाला जो सीन करा था स्पेलिंग मिस्टेक करके, हमने फंक्शन को कॉल किया था तो उसने क्या किया था, जो फंक्शन के अंदर की वैल्यू थी वो प्रिंट करवा दी थी, है ना। अब हमने जो हमारा जो फंक्शन है इसके अंदर हमने कोई वेरिएबल नहीं दिया, अब हम फंक्शन के जरिए हम ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अब मैं जैसे इसको रन दबाऊंगा, देखो इसने 100 दिखा दिया, मतलब प्रिंट एक्स हुआ 100 दिखा दिया। मतलब समझ रहे हो ना कि ग्लोबल फंक्शन को कहीं भी, मतलब सिर्फ इतना सा है कि ग्लोबल फंक्शन, ग्लोबल वेरिएबल अगर कोई है तो उसको कोई भी फंक्शन कोई भी ब्लॉक कुछ भी उसको एक्सेस कर सकता है। मतलब सिर्फ रीड के लिए, चेंजेस के लिए नहीं, रीड के लिए। चेंजेस के लिए कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब ये जो लोकल फंक्शन था इसने ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल को रीड किया। अब अगर चेंजेस करना है तो क्या, ठीक है, चेंजेस करना है तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ। अब हमने एक फंक्शन, फिर एक फंक्शन बनाएंगे हम चेंजेस के लिए। ये फंक्शन जो था हमारा, मतलब इसको भी यूज कर सकते, देखो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने नाम शो ही रखा, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया, अरे बहन के, ठीक है। ये हमने फंक्शन वैसा का वैसे ही बनाया। अब हम इसमें को चेंज करेंगे तो अब ये हमारा जो x = 10 है ये ग्लोबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। तो पहले तो हम उसको बताएंगे कि चेंज करना किसको है, तो हम करेंगे ग्लोबल को चेंज, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्लोबल। अब ग्लोबल लिखते ही वो कुछ ऐसे ही कलर में आएगा जैसे सब फंक्शन वगैरह जो डिफाइन होते हैं। अब ग्लोबल में कौन सी वैल्यू, क्या वैल्यू देंगे ना उसको, ग्लोबल में हम किस चीज को देखना चाहते हैं, किस चीज को चेंज करना चाहते हैं। तो ग्लोबल में हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफायर से, एक्स है उसका आइडेंटिफायर। जैसे मैंने आपको पहले बताया वो वेरिएबल है, वो तो वैल्यू आने के बाद वेरिएबल है ना, लेकिन उस वैल्यू और वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब फाइंड कैसे करते हैं, आइडेंटिफायर से। तो हमने ग्लोबल लिखा और ग्लोबल का आइडेंटिफायर उसको बताया कि ग्लोबल एक्स है, एक्स की वैल्यू को हम अपडेट करेंगे, तो ग्लोबल एक्स लिखा हमने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या, एक्स में क्या चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, एक्स की वैल्यू हम, मतलब पूरा एक्स की वैल्यू ही चेंज कर देंगे। तो उसके लिए हम देंगे कि ग्लोबल
हमने एक फंक्शन बनाया शो नाम का, उसमें हमने ग्लोबल को पहले देखा कि ग्लोबल एक्स है, उसके साथ में हमको अब छेड़छाड़ करनी है। ठीक है, तो छेड़छाड़ क्या करेंगे हम कि हम ग्लोबल को एक्स इक्वल टू कर देंगे, पहले 100 था तो हम इसको सिर्फ 20 कर देंगे। ठीक है, डिजाइन डालने की जरूरत नहीं है, अरे तेरी, एक्स इक्वल टू हम लोग कर देंगे 20। अब क्या करा, मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें ग्लोबल को मैंने देखा कि ये ग्लोबल की वैल्यू एक्स है, अब हम एक्स को 20 कर देंगे। ठीक है, अब हमारा वही फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। अब देखो पहले इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, मतलब अभी कुछ इनपुट नहीं दे रहा वो। अब क्यों नहीं दे रहा वो मैं बताऊंगा। हमने एक फंक्शन बनाया, देखो पहले ये जो फंक्शन था वो लोकल था। लोकल फंक्शन में हमने क्या किया था, हमने उसमें ही वेरिएबल दिया और हमने उसको देखा कि वो कहाँ तक उसको रीड कर सकते हैं हम। मतलब उसका फंक्शन उसके अंदर अंदर ही रीड होता है। जैसे हमने वेरिएबल दिया और वहीं पे प्रिंट करा और उस फंक्शन को कॉल किया, मतलब फंक्शन के अंदर की जो वैल्यू थी उसने आउटपुट दिया। ग्लोबल में क्या हुआ था, ग्लोबल में हमने एक ग्लोबल वेरिएबल दिया और एक फंक्शन से उसको रीड करा। अब हमने क्या किया, फिर एक ग्लोबल वेरिएबल लिया, अब हम उस ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज कर रहे हैं। लेकिन वो पहले समझो कि हमने एक ग्लोबल वैल्यू दी एक्स इक्वल टू 100, फिर हमने फंक्शन बनाया जिसमें हम ग्लोबल एक्स को ला रहे हैं, पहले पकड़ा है हमने उसको, और फिर उसको वैल्यू को कर दिया 10, डायरेक्टली कर दिया 10, क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं उसको तो हमको करना है। फिर हमने उस फंक्शन को किया कॉल। अब ये फंक्शन, इतना जो पार्ट है ये फंक्शन, ठीक है, ये हमने फंक्शन बनाया चेंज के लिए। अब ये जो चीज है ये हमारा वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल, और ग्लोबल वेरिएबल हमेशा ग्लोबल, उसको हम ग्लोबल ही लिखेंगे ग्लोबल। अब जैसे यहाँ पे अगर कुछ और होता कि y इक्वल टू 100 होता, तो हम ग्लोबल x कोमा y कर देते, तो दोनों वेरिएबल को हम लोग फंक्शन के अंदर ले आते चेंज करने के लिए। अब हम अगर कहीं पे भी इसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं, अब हमने आगे आए और हमने किया प्रिंट, अब हमको प्रिंट किया x करना है ना, तो ये x किया प्रिंट और ये किया रन। तो अब ग्लोबल वैल्यू की फंक्शन, मतलब ग्लोबल वेरिएबल की फंक्शन, मतलब क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल का जो वैल्यू था वो चेंज हो गया। अब हम अगर प्रिंट डायरेक्ट यहाँ पे हमने किया था प्रिंट एक्स, तो 100 आया था, लेकिन हमने इस फंक्शन के जरिए उसकी वैल्यू चेंज कर दी और हम फिर प्रिंट एक्स कर रहे हैं, तब 20 आ रहा। अब देखो एक चीज और बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे हमने अगर प्रिंट, प्रिंट की स्पेलिंग गलत है क्या, प्रिंट, ठीक है, अब इससे इससे समझो। अब एक चीज इसको देख के आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे हमने सबसे पहले दिया ग्लोबल वेरिएबल, फिर हमने डायरेक्ट किया प्रिंट एक्स, मतलब पहले तो कोड को पता चला कि ग्लोबल वेरिएबल मतलब एक सिर्फ वेरिएबल है, ग्लोबल भूल जाओ, सिर्फ वेरिएबल है उसको। और सेकेंड लाइन आ गई प्रिंट एक्स, मतलब उसको प्रिंट करना डायरेक्टली, तो उसने क्या किया, प्रिंट करा एक्स को। ठीक है, अब उसके बाद में पाइथन का मैंने आपको पहले बताया था कि लाइन दर लाइन कोड चलता रहेगा, जैसे जैसे उसको बोलेंगे हम ये दिखा, तो वो दिखाता रहेगा वैसे। तो एक्स इक्वल टू पहले 100 किया, वेरिएबल दिया, डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया हमने, तो उसने 100 वैल्यू पास कर दी। अब हमने एक डिफाइन शो करके एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में हमने ग्लोबल की वैल्यू चेंज कर दी, और फिर यहाँ पे फंक्शन जैसे ही खत्म होता है फिर एक बार प्रिंट होता है, और उसमें वैल्यू जब प्रिंट होती है एक्स की, तो अब इस फंक्शन के बाद में जब भी हम प्रिंट करेंगे ग्लोबल वैल्यू को, तो वो जो चेंज अपडेटेड वैल्यू है वो आएगी। समझ में आ गया, आना भी चाहिए, अब इतने अच्छे समझाने के बाद तो समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ है हमारा पीडीएफ, पीडीएफ, हाँ, तो लोकल स्कोप हो गया हमारा, ग्लोबल स्कोप हो गया हमारा। वेट 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 वेट, देखो अब हमारा आगे आता है बिल्ट इन स्कोप। बिल्ट इन स्कोप पाइथन इंटरनली प्रोवाइड करता है बिल्ट इन फंक्शन कीवर्ड्स जैसे प्रिंट लेन इनिट। देखो बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन स्कोप को आप ऐसे समझोगे, ये वो फंक्शन है जो पहले से इनका डिफाइन है, मतलब वो आप बनाते नहीं हो लेकिन आप उनको यूज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे एक्स को वेरिएबल दिया, वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू दी, हमने फंक्शन बनाया, लेकिन प्रिंट का क्या रोल है, हमने प्रिंट को तो बनाया ही नहीं कहीं पे, डायरेक्ट प्रिंट एक्स लिखा और उसने एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दी। मतलब ये जो ये स्कोप है ये बिल्ट इन है पाइथन का, प्रिंट लेन,
लेन और इनिट, और ऐसे कुछ और रेंज होते हैं वगैरह वगैरह, जो आपको आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। मतलब बिल्ट इन स्कोप का एक सिंपल सा यही है कि कुछ ऐसे फंक्शंस और कीवर्ड जो पाइथन के खुद के अपने हैं, जैसे कीवर्ड भी आपने समझा है पहले, कीवर्ड क्या होते हैं, वो 35 कीवर्ड है वो पाइथन के अपने हैं, वैसे ही ये भी बिल्ट इन फंक्शंस है ना। ये अपने आप ही काम करते हैं सब अपना अपना, मतलब इनको कुछ करवाने, इनको कोई बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को, अपना सिर्फ फंक्शन बनाने का काम है, फंक्शन बनाओ, उसको प्रिंट करने का काम प्रिंट का ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। ग्लोबल कीवर्ड, फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल मॉडिफाई करना और यूज ग्लोबल, समझो फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल मॉडिफाई करना हो, मतलब फंक्शन के अंदर अगर ग्लोबल वेरिएबल मॉडिफाई करना हो तो हमको यूज करना पड़ता है ग्लोबल। मैं आपको बता चुका हूँ ये तो कि फंक्शन के अंदर अगर हमको ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करना है तो हमको यूज करना पड़ता है ग्लोबल ग्लोबल। उसके बाद ही हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं, और फिर नया फंक्शन को क्लोज करके, फंक्शन को कॉल करके हम फिर नई वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। देखो यही है वहाँ यहाँ पे, है ना, सेम वही वही। ठीक है, तो हमने एक साथ दो टॉपिक देख लिया है, पता ही नहीं चला। अब है 7 नॉन लोकल कीवर्ड्स। अब देखो नेस्टेड फंक्शन के में आउटर फंक्शन वेरिएबल को मॉडिफाई करने के लिए, नेस्टेड फंक्शन में आउटर फंक्शन वेरिएबल को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है नॉन लोकल कीवर्ड। समझो, बताता हूँ कैसे। अब इसको हम डीपली समझेंगे। देखो इधर मैंने कोड तो लिख रखा है, मैं आपको पूरा एक एक चीज समझाता हूँ। अब यहाँ पे हम ग्लोबल की बात नहीं कर रहे, लोकल की बात नहीं कर रहे। अभी एक बार रिवाइज हो जाए पहले कि हमने कैसे कैसे क्या क्या करा। सबसे पहले हमने असाइनमेंट देखा, मल्टीपल असाइनमेंट देखा, नॉर्मल बहुत सिंपल था। स्वैपिंग देखी कि ए बी बी ए कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही वैल्यू रहेगी, बस वैल्यू आगे पीछे हो गई, स्वैप हो गई। कांस्टेंट कन्वेंशन, मतलब कन्वेंशन क्या, कांस्टेंट कन्वेंशन क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता, कांस्टेंट कन्वेंशन होता है मतलब जो चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन रूल हमारा ये बोलता है हमको नहीं करना चाहिए, ये होता है कांस्टेंट कन्वेंशन। अब लोकल स्कोप, वेरिएबल फंक्शन ब्लॉक के अंदर डिफाइन केवल वही विजिबल, मतलब जो एक फंक्शन बनाया उसके अंदर हमने वेरिएबल डाला सिर्फ वही विजिबल होगा, वही प्रिंट होगा। या हमारा लोकल ग्लोबल फंक्शन, मतलब ग्लोबल फंक्शन को हम एक छोट मतलब एक लोकल फंक्शन बना के उसके अंदर से हम उसको एक्सेस करें, रीड करें उस फंक्शन के जरिए, तो वो पॉसिबल है। बिल्ट इन स्कोप मतलब प्रिंट लेन जैसे बिल्ट इन स्कोप जो हम यूज करते हैं वो। ग्लोबल कीवर्ड्स, फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरीफाई मतलब मॉडिफाई करना, मतलब ग्लोबल फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल जो उसके अंदर हम एक फंक्शन के अंदर उसको लेंगे और वहाँ पे हम उसको मॉडिफाई कर देंगे, और उस फंक्शन के बाहर या फिर ऊपर वो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन उस फंक्शन के बाद में उसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो जाएगी। अब हमारा नॉन लोकल कीवर्ड, मतलब नेस्टेड फंक्शन में आउटर फंक्शन वेरिएबल को मॉडिफाई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब पहले तो नेस्टेड फंक्शन क्या होता है। नेस्टेड फंक्शन ऐसा होता है कि मतलब एक फंक्शन बनाया, वो बीच में है फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, और फिर जो पहला फंक्शन था वो खत्म, इसका मतलब होता है नेस्टेड फंक्शन। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले हमने एक फंक्शन को डिफाइन करना है, मतलब आउटर ये बाहर का फंक्शन है, मतलब ये पहला फंक्शन है। आप इसका नाम मैंने बताया ना आपको, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। आउटर मतलब सिर्फ समझने के लिए कि ये बाहर का फंक्शन है, इसलिए हम उसको आउटर लिख रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। तो हमने एक फंक्शन बनाया, डिफाइन किया एक फंक्शन को आउटर। ये अब इस आउटर फंक्शन की जो चीजें वो यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे जो काउंटर इज इक्वल टू जीरो है, काउंटर मतलब कुछ भी नहीं है, समझो बस प्यार से कि काउंटर मतलब x इक्वल टू जीरो है। आइडेंटिफायर है x, वेरिएबल है मतलब आउटर फंक्शन का वेरिएबल। अब हम आउटर फंक्शन के वेरिएबल को चेंज करेंगे इनर फंक्शन से, मॉडिफाई करेंगे नॉन लोकल कीवर्ड का यूज करके। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक तो नॉन लोकल कीवर्ड है, लेकिन हम यहाँ पे नेस्टेड फंक्शन को भी समझ रहे हैं। मतलब नेस्टेड फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, और जो आउटर फंक्शन है उसकी वैल्यू को, वेरिएबल को मॉडिफाई करना इनर फंक्शन के जरिए। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन, और यूज करेंगे हम यहाँ पे नॉन लोकल कीवर्ड। ठीक है, अब हमने एक फंक्शन बनाया आउटर, इसमें हमने एक वेरिएबल दिया, एक आइडेंटिफायर को एक वैल्यू दी और उसको एक वेरिएबल बना दिया, आउटर फंक्शन का वेरिएबल हो गया यहाँ पे। फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया इनर, मतलब इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन हमने डिफाइन किया इनर, जिसको, अब देखो ये है नॉन लोकल काउंटर। अब नॉन लोकल मतलब अब एक इनर में हमने एक फंक्शन बनाया, उसको हम बता रहे हैं कि नॉन लोकल एक्स, मतलब जो एक्स वेरिएबल है वो नॉन लोकल है, वो हमारा पार्ट नहीं है, मतलब इनर फंक्शन का पार्ट नहीं है एक्स। एक्स जो है वो आउटर फंक्शन का पार्ट है। तो हम उसको कैसे बताएंगे, जैसे हमने ग्लोबल फंक्शन दिया था, ठीक है, एक ग्लोबल वेरिएबल दिया था, ग्लोबल वेरिएबल को हमने एक लोकल फंक्शन में कैसे बताया था कि ग्लोबल एक्स, मतलब हम उसको बता रहे थे कि ये ग्लोबल है, ठीक है।
अब हम नेस्टेड फंक्शन में क्या करते हैं कि हम फंक्शन के अंदर जो फंक्शन लिखते हैं, तो हम जो आउटर फंक्शन का वेरिएबल होता है उसको इनर फंक्शन में बताने के लिए लिखते हैं नॉन लोकल। याद रखने वाली चीज़ है ये कोई वो नहीं है, इसको याद रखना पड़ेगा कि इसको क्या बोलेंगे हम। नॉन लोकल हमेशा फिक्स्ड फिक्स्ड रहेगा, मतलब वो नॉन लोकल है। आई बात समझ में? तो अब हमने यहाँ पे दिया कि जो x है ये नॉन लोकल है। अब x नॉन लोकल है तो अब यहाँ पे जो काउंटर था हम इसको भी x में चेंज कर देंगे कि x प्लस इक्वल टू 1। अब नॉन लोकल x है, x में प्लस होगा हर बार 1 के बराबर, मतलब हम जितनी बार उसको कॉल करेंगे उतनी बार 1 के बराबर, 1 मतलब प्लस होगा उसमें 1 के बराबर, मतलब 1 हमेशा प्लस होगा उसमें। ठीक है, तो हमने किया यहाँ पे रिटर्न काउंटर। अब हम यहाँ पे रिटर्न काउंटर की जगह लिखेंगे रिटर्न x, कि x को रिटर्न करो। आ गया? x को रिटर्न मतलब समझो बात, अभी हमने पहले एक फंक्शन बनाया आउटर, x इक्वल टू हमने उसको वेरिएबल दिया, हमने एक नया फंक्शन बनाया इनर, उसको हमने बताया कि जो x वेरिएबल है वो नॉन लोकल है, हमारा पार्ट नहीं है, वो ऊपर जो फंक्शन बन रहा है उसका पार्ट है। ठीक है, अब हमने उसकी वैल्यू को मॉडिफाई किया कि हर बार उसमें +1 होगा। अब हमने यहाँ पे रिटर्न करवाया कि x के एक्चुअल में x की वैल्यू है क्या, हमने वहां पे नॉन लोकल दिखा दिया कि x नॉन लोकल है। अब हम रिटर्न करवा रहे हैं x को एक्चुअल x है क्या, तो यहां तक इसकी वैल्यू जो है वो 0 रहेगी। ठीक है, अब हम करेंगे प्रिंट इनर, मतलब हमने इनर में मॉडिफाई किया है, तो इसको हटा देते हैं कि ये 2 बार काहे किया हमने, वो 2 बार आपको समझाने के लिए किया था हमने। तो अब हम इसको देखो, फंक्शन 2 है मैं आपको, ठीक है। अब हमने यहाँ पे किया कि प्रिंट इनर, मतलब इनर फंक्शन को आप प्रिंट करो। इनर फंक्शन का काम यही है कि नेक्स्ट फंक्शन में इनर फंक्शन का काम होता है कि हम जो हमारा आउटर फंक्शन है उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सके। और भी काम होते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जब आप उस पर ट्रायल करेंगे, आप उसको करके एक मतलब आप खुद प्रैक्टिस करोगे इसकी, तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे एरर आ सकता है इसका और क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो अब हमने प्रिंट करा इनर फंक्शन को, और यहाँ पे हमने जो जो भी फंक्शन थे उन सभी को क्लोज कर दिया। मतलब यहाँ पे अब हम हमेशा फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, अब हम यहाँ पे आउटर फंक्शन को कॉल किया कुल मिला के, मतलब सब फंक्शन क्लोज हो गए। यहाँ पे इनर फंक्शन क्लोज हो गया और यहाँ पे आउटर फंक्शन क्लोज हो गया। अब देखो, इसको हम रन करेंगे तो क्या आया, प्रिंट 1। अब देखो, अब जो ये था प्रिंट इनर, हमने एक और बार इसी फंक्शन को कॉल किया तो 2, मतलब वो हर बार +1 करेगा। अगर मैं एक बार और इसी फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, ठीक है 3। ये 4 स्पेस आप याद रखना हमेशा, जब भी कीवर्ड्स यूज हो रहे हो जैसे डिफाइन और अपना वो क्या था, इफ इल्स इलिफ, ये सब यूज होती है यहाँ पे 4 स्पेस। यहाँ पे आगे आपको 4 बार स्पेस देना, अगर वो नहीं दोगे तो एरर आएगा। अब इसको अगर मैं 4 5 6 10 जितनी बार करूंगा +1 देगा वो हर बार ही, है ना। देखो अब यहाँ पे हम लोग जो प्रिंट इनर और ये ब्रैकेट ब्रैकेट, इतने सारे ब्रैकेट क्यों लगे इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं आपको बताता हूँ कि इतने सारे ब्रैकेट ब्रैकेट क्यों लगा दिए हैं। देखो सबसे पहले हम प्रिंट कर रहे हैं, तो ये पहला जो ब्रैकेट है, ये तो प्रिंट का ब्रैकेट है, लेकिन हम प्रिंट कर क्या रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं, तो हम इनर फंक्शन को प्रिंट करवा रहे हैं। आई बात समझ में? देखो जो आउटर फंक्शन है उसमें तो इसकी वैल्यू 0 है, तो वो तो कोई प्रिंट का कोई लॉजिक बनता ही नहीं, वो हमेशा 0 के 0 ही रहेगा, हम उस फंक्शन को कितना ही कॉल कर ले वैल्यू 0 है। लेकिन जो इनर फंक्शन है उसमें हम आउटर फंक्शन की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो अब हम प्रिंट भी तो इनर फंक्शन को ही करेंगे ना। तो हमने यहाँ पे पहले प्रिंट लिखा, और ये जो ब्रैकेट है पहला वाला, ये ब्रैकेट है प्रिंट का, और ये जो ब्रैकेट है कि हम अगर फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये रहा हमारा फंक्शन। ऐसा कैसा, फंक्शन का नाम तो लिखना पड़ेगा ना हमको, तो ये वो वाला ब्रैकेट है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है।